Done. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। भाई जॉइन अस फास्ट। जितेंद्र कुमार आ चुके हैं बेटा हम। आदेश कुमार जय हिंद। युवराज सिंह, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा इश्यू थे, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल बिट लेट। भूपेंद्र बेटा, क्लास आपकी एयरफोर्स वाई ग्रुप की अग्निवीर बैच की सुबह 11 बजे स्टार्ट होगी। ये बताया गया था आपको क्लास में, मे बी यू विल एब्सेंट एट द यू वर एब्सेंट एट दैट टाइम। मानवेंद्र ठाकुर, हाँ भाई अभी आने तो दो। सुनील कुमार जय हिंद। मानवेंद्र ठाकुर जय हिंद। पूर्वी गुड मॉर्निंग बेटा। विकास गुड मॉर्निंग बेटा। चलो भाई सभी लोग आ जाओ फटाफट। हाँ आज भी लेट हो गया, चलो आज बस लास्ट, थोड़ा सा क्षमा करें। आज के बाद से आपको टाइम से क्लास मिलेंगी। गर्वित गॉड ब्लेस यू। अच्छा विकास आप सिकोहाबाद से हैं। हाँ कल सीडीज की क्लास हुई थी गर्वित, वो रिकॉर्ड कर ली गई है, अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। हाँ नीरज पंडित भाई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलो भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, अभी बहुत कम बच्चे हमें देख रहे हैं। ज्योति दुबे जय हिंद। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई एम ऑलरेडी लेट। हाँ भाई आज थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। हाँ चलो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, कल से सुबह ही 9 बजे क्लास आपकी चलेगी जैसा आपको बताया गया है। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ताकि जितने भी फ्रेंड्स लोग आपके देख रहे हैं वो आ जाए टाइम से। चलो अभी देखते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, आंसर देते रहिएगा सभी के सभी। आप जानते हैं अग्निवीर बैच स्टार्ट हो चुका है, फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है ये, और जिसमें हम काफी सारे मॉक टेस्ट भी कवर करने वाले हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 481। ओके, अभी हम 481 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, मतलब अभी तक ये मेरी 10वीं क्लास है यूट्यूब पर और हम 480 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इज इट ओके? हम 480 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 481वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगले 15 दिन तक भी अगर हमारी क्लासेस चलती है, आज हमारे पास 9 तारीख हो गया, तो मतलब ऑन एन एवरेज मैं लेकर चलता हूं कि अगली 13 क्लास में हम लगभग 650 क्वेश्चंस और कर लेंगे। मतलब टोटल मिला के 1200 क्वेश्चन के आसपास का डाटा बैठेगा आपका। और ये 1200 क्वेश्चन का डाटा ना बेटा बहुत है, 12 क्वेश्चन मतलब 1200 क्वेश्चन, और आपको चाहिए कितने? 8 क्वेश्चन। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको जितना चाहिए वो सब इन वीडियोस में ही मिल जाएगा। हर चीज को कवर किया गया है, सारा स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जितना आ सकता था वो सब कवर कर लिया। इससे एक्स्ट्रा आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? क्या बात है। डिफेंस वॉरियर शिवम ने तो आंसर भी देना शुरू कर दिया। देखो बेटा आंसर देते रहिएगा, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, सिर्फ मैं आंसर दूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि सिर्फ मैं आपको आंसर बताने आ रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये तो आप घर पे भी कर सकते थे। इट इज नॉट लाइक दिस कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूं और आंसर के टिक लगा रहा हूं। यहाँ बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप अप्लाई करें, मतलब आपको इसे मॉक टेस्ट की तरह समझना है, मॉक टेस्ट की तरह अप्लाई करना है कि हाँ भाई घर पे मैं रह के कितना मेरी पकड़ बन चुकी है। अभी ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैंने क्वेश्चन करा दिए ना, ये बात सिर्फ इतनी है ही नहीं, ये तो कहीं उससे ज्यादा पहुंच चुकी है। अब इतना आप पढ़ चुके हैं कि अब आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन है, इंदिरा जो है एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। भाई वीडियो को शेयर करो, काफी कम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्द से जल्द। देखो इंदिरा एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज किन देशों के बीच की एक्सरसाइज है? ओके, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है, और मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ चुके हैं। कल भी हमने लास्ट जो एक्सरसाइज की थी वो खंजर की थी, कि खंजर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है। सर इंदिरा किस किस के बीच में है? नाम से अगर आप देखेंगे ना इंदिरा, तो सर ये इंडिया मतलब IND फॉर इंडिया है और RA फॉर रशिया है। ओके, तो नाम से ही थोड़ा सा लग जाता है कि सर ये जो अभ्यास है वो इंदिरा और रशिया के बीच का है। वेरी गुड बिट्टू जाट, क्या बात है, आपने सही आंसर दिया। आसिफ खान जय हिंद। तो इंदिरा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है सर वो किस किस के बीच का सैन्य अभ्यास है? सर वो इंडिया और रशिया के बीच का सैन्य अभ्यास है। नाउ 482 पे जाते हैं। सर अगर हम देखें लामित्य,
लामित्य जो सैन्य अभ्यास है वो किन देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? देख रहे हैं सैन्य अभ्यास हम काफी सारे कवर कर रहे हैं। हाँ, शक्ति बिल्कुल फ्रांस के साथ है। अगर इंद्रा की बात करें तो इंद्र तो भाई रशिया के साथ है। अब भले ही शक्ति फ्रांस के पास है वो बात अलग है। नाउ 482 बताएं कि सर जो लामित्य है ये सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच का है? देख रहे सैन्य अभ्यास मतलब सारे हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेंगे, मेरे को अलग से टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तभी तो बेनिफिट आपको मिलेगा। हम क्वेश्चन ही इतने कर लेंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ भाई चलो, प्रमोशन यादव, चलो भाई लामित्य साहब, अगर हम लामित्य की बात करें तो सर ये सिसेल्स के साथ है। ओके, सिसेल्स के साथ लामित्य मिलिट्री एक्सरसाइज है। लखन बघेल, गर्वित राजपूत, कमल ठाकुर, वेरी गुड। युवराज सिंह सही आंसर दे रहे हैं, एकदम सभी ने सही आंसर दिया है। आगे बढ़ता है 483 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी बताएं इसका। द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू whom? मतलब क्या है कि अगर लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसको देगा? अगर मान के चलो उसे इस्तीफा देना है तो वो किसको देगा? भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, डेप्यूटी स्पीकर को, या फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा था ना हर चीज कवर करेंगे तो कुछ छोड़ थोड़ी ना रहे। स्टैटिक हो चाहे सब्जेक्ट हो, हमें तो सब लेकर चलना है ना भाई। सिर्फ क्वेश्चन कराने से मतलब थोड़ी ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन कराने आ गए, ज्यादा क्वेश्चन का डाटा दे दिया, बच्चों को दिखा दिया कि हमने 2500 क्वेश्चन करा दिए ना। क्वेश्चन से मतलब थोड़ी ना है, मतलब इस बात से कि जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं है। चलो जल्दी आंसर दें कि सर जो स्पीकर है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? वेरी गुड। नहीं बेटा, प्रेसिडेंट साहब को नहीं देता, याद रखना स्पीकर हमेशा देगा किसको? डेप्यूटी स्पीकर को। पे अटेंशन कि अगर सर स्पीकर को अगर अपना इस्तीफा देना है ना तो वो डेप्यूटी स्पीकर साहब को दे देगा, और डेप्यूटी स्पीकर को देना है तो सर वो स्पीकर को दे देगा। ठीक है, ऐसे प्रेसिडेंट के साथ है कि प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र देगा तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और वाइस प्रेसिडेंट को देना होगा तो राष्ट्रपति को देना होगा, और प्राइम मिनिस्टर तो राष्ट्रपति को देता ही है। इज इट ओके? तो याद रखना स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? डेप्यूटी को। हाँ, मतलब ये एक दूसरे को अलट पलट कर लेते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 484। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली ना हम लोग बस यही लगाते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 484 क्वेश्चन पर। हाँ वेरी गुड रवि कुमार, मेरे बताने के बाद आपने आंसर बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये दोनों आपस में ही खेलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को देना होगा तो राष्ट्रपति को देगा। तो मतलब ये है कि अपने आप में आपस में बदल लेते हैं। चलो अगला है IBSAMAR, मतलब इब समर कह सकते हैं। वैसे इसका मतलब ऐसे ही रहेगा कि अगर ये मिलिट्री एक्सरसाइज है तो ये 3 देशों के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये बताइए किन किन के देशों के बीच का है। सर देखो इंडिया और ब्राजील तो इसने बता दिया है, ठीक है, इंडिया ब्राजील तो बता दिया है। IBSAMAR ये जो आपका ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इसमें चौथा कंट्री कौन सा है? 2 कंट्री तो उसने बता दिया। क्या पता मनीष गौड़ साउथ अफ्रीका बता रहे हैं, कुछ लोग श्रीलंका बता रहे हैं। जल्दी बताएं, फटाफट आंसर दें सभी लोग। यार सिर्फ मनीष गौड़ ही क्यों आंसर देंगे? सौरभ शर्मा श्रीलंका बता रहे हैं, पूर्वी ए बता रही हैं, नीरज पंडित। हाँ बेटा टेस्ट आज कितने बजे? अब ये तो बताओ आप बैच किस बैच से हैं, बैच पे डिपेंड करेगा ना। चलो तो अगर मैं बात करूं सर IBSAMAR, सर ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये सर तीसरा जो कंट्री है ना वो साउथ अफ्रीका है। ओके, ये जो तीसरा एक्सरसाइज वो जो कंट्री है वो साउथ अफ्रीका, नाम से समझ में आएगा। I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील, SA फॉर साउथ अफ्रीका, SA फॉर साउथ अफ्रीका। देन आफ्टर मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट्स इट। तो आपके शुरुआत से जो तीनों सब शब्द है ना वो अपने आप में बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 485। सर ये जो हरिके वन्य अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य है, हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य, ओके, हाँ यही नाम से यही लग रहा है। 485 पर आओ सर, हरिके जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है? देखो वन्य जीव अभ्यारण्य हुए, राष्ट्रीय उद्यान रहे, यहां से एक आध क्वेश्चन आता ही आता है 100%। किशन जादव गुड मॉर्निंग साहब, जल्दी बताओ फटाफट कि सर हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य कितने बजे है? देखो अगर आपको कोई भी क्वारीज है ना बेटा तो आपको कटार डिफेंस एकेडमी का कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां पर कॉल करें, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी,
केडीए का नंबर इसलिए तो हर बच्चे को दे रखा है कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कैसे भी बैठे हो, टेस्ट कितने बजे है, कितने बजे आना है, आप किसी टाइम भी कॉल करें यार, वी आर स्टैंडिंग विद यू एनी टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। सर कुछ लोग तो अमेरिका बता रहे हैं इसका आंसर है, भाई 485 बताओ। हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? वेरी गुड, कंफर्म है, पंजाब में है, याद रखना। सर हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कंफर्म में है, वहां पर कहाँ? पंजाब में है। और एक चीज और याद रखना सर, उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है सिंपलीपाल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर सिंपलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे? उड़ीसा। और उत्तराखंड में भी दो थोड़े से इंपॉर्टेंट है सर, एक तो राजाजी नेशनल पार्क है और एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, वैसे तो और भी हैं, हम और भी बता सकते हैं, लेकिन ये लगातार क्वेश्चन में बन जाते हैं। सर उड़ीसा का सिंपलीपाल और उत्तराखंड का राजाजी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पंकज गुड मॉर्निंग बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। 486 करंट का क्वेश्चन है कि एन बीरेन साहब अभी हाल फिलहाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ये तो कोई भी बता सकता है, चलिए बताएं। 486 कि एन बीरेन साहब अभी मुख्यमंत्री बने हैं, हाल फिलहाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या सिक्किम? जल्दी बता फटाफट। यार बहुत कम लोग हमें देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें जिन्होंने लाइक नहीं किया है। हाँ फ्लोटिंग वाला किस स्टेट में है? सब वो मणिपुर में है। ये जो आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है सर, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और सर ये कहां पे है? सर इट इज इन मणिपुर। ओके, लोकतक झील में है ये, ठीक है, याद रखना। लोकतक झील भी कहां है? सर ये मणिपुर में। अच्छा ये बच्चे ने पूछा इसलिए बताया कि सर केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहां पे है। दो अच्छा एन बीरेन साहब, एन बीरेन साहब भी अच्छी बात यह है कि बीरेन कहां के हैं? मणिपुर के ही हैं। याद रखना कि एन बीरेन साहब जो मुख्यमंत्री बने हैं ना अभी हाल फिलहाल में, वो किस राज्य के बने हैं? सब मणिपुर। पहले भी मणिपुर के ही थे। क्या बात है मनीष आपने कई बार आंसर लिख दिया, एक बार से मुझे समझ में आ जाता है। 487 सर ये तूतीकोरिन जो बंदरगाह है, बंदरगाह किस राज्य में है? बंदरगाह जानते हैं ना, बंदरगाह जानते हैं सब। बंदरगाह बेसिकली वह जगह होती है जहां पर कोई भी पानी का जहाज आके रुकता है या फिर वहीं से जाता है। मतलब जैसे हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से पानी के जहाज के लिए बंदरगाह होता है। तो सर अगर तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो सर ये कहां पर है? जल्दी बताएं। तूतीकोरिन बंदरगाह देखो ऑब्वियसली बात है कोस्ट पर ही होगा, तो बेटा ये तूतीकोरिन बंदरगाह ना, अगर हम बात करें ये तूतीकोरिन बंदरगाह की, जैसे हमारा इंडिया है तो सर बिल्कुल यहां पे लास्ट में इधर है तूतीकोरिन बंदरगाह। और इसको आजकल चिदम्बरम पोर्ट भी बोलते हैं। तूतीकोरिन पोर्ट भारत का सदर्न मोस्ट पोर्ट है, ये सदर्न मोस्ट पोर्ट मतलब ये भारत का दक्षिणतम बंदरगाह। अगर बड़े बंदरगाह में देखे ना तो इससे नीचे बंदरगाह पूरे भारत में कोई सा नजर नहीं आता, दक्षिणतम बंदरगाह है ये। और कहां पे है? सर ये तमिलनाडु में। याद रखना तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। देयर आर 3 मेजर पोर्ट्स। ओके, देयर आर 3 मेजर पोर्ट्स इन तमिलनाडु। रिमेंबर दिस कि अगर मैं बात करूं तो सर ये जो तमिलनाडु है ना, इट इज द ओनली स्टेट विच हैज 3 मेजर पोर्ट्स। ओके, रिमेंबर दिस कि अगर मैं बात करूं दिस इज द ओनली स्टेट जहां पे 3 बड़े बंदरगाह हैं। सर एक एन्नोर है और दूसरा आपका चेन्नई है। वेरी गुड, थोड़ा टाइम लगा इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था क्योंकि पोर्ट से क्वेश्चन लगातार आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 488 सर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मारू भारत सारू भारत? ये किताब है मारू भारत और सारू भारत। सर ये किताब किसने लिखी है? जल्दी बताएं। रघुवीर चौधरी, देन आफ्टर दैट खुर्शीद एम कसोरी, या फिर राजदीप साहब, या फिर रत्न सुंदर सुरी सुवार जी। हाँ नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं, जल्दी आंसर दें। सब मारू भारत और सारू भारत ये जो किताब है, किताब से क्वेश्चन आते हैं लगातार आते हैं। हाँ लेकिन थोड़ा हिस्टोरिकल एविडेंसेस वाली किताब ज्यादा आती है। मैं बता दे रहा हूं आपको, या तो कोई भी ऐसी किताब जो हाल फिलहाल में लिखी गई हो वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अभी ऐसे किताब तो भैया हजारों लाखों है, कितनी किताब को पढ़ोगे? सब तो नहीं पढ़ पाओगे ना। ये तो बस मैं पता है क्या है, इस तरह के क्वेश्चन तो बस मैं इसलिए देता हूं कि अगर एक आध क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है तो आप अपने टेम्परामेंट को मेंटेन कर पाओ। नहीं आता सर ये मेरे को नहीं आता, जस्ट लीव दिस। ओके,
कौन सा मेरे को सारे क्वेश्चन करने हैं, अगर एक आध क्वेश्चन छूट जाए तो लीव दैट। ओके, ये सिर्फ इस वजह से बताया जा रहा है कि आप सिर्फ ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि जितना आपने पढ़ा आपके एग्जाम में वही आएगा। कुछ ऐसा भी आ सकता है जो आपने नहीं पढ़ा भाई, बिल्कुल आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप अपना टेम्परामेंट लूज ना करें। हमें 50 में से 50 नहीं लाना, अपने को नहीं करना भाई, फर्स्ट रैंक नहीं लाना। इज इट ओके? तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें लग रहा है तुमसे ना हो पाएगा तो छोड़ दो ना उसे। क्या एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा। अच्छी तैयारी है ना, तो तैयारी पे विश्वास रखो। हर किताब का आंसर नहीं दे पाओगे, वैसे आपने सबने सही आंसर दिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसका भी दे दोगे आंसर। तो सर रत्न सुंदर सूरी स्वर्ण जी, हाँ यही थोड़ा अजीब सा नाम है सर, इन्होंने एक किताब लिखी है मारू भारत और सारू भारत। आगे बढ़ते हैं सर। द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, मतलब एक संस्थान है, ठीक है, ये एक संस्थान है जिसको हिंदी में बेसिकली वन अनुवांशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान भी कहते हैं। यह कहां पे है जल्दी बताएं, ये कहां पे है? ये कहां पे है सर? ये है कोयम्बटूर। ओके, याद रखना ये जो इंस्टीट्यूट है ये संस्थान है, एक एक्चुअली संस्थान है, और ये कहां पे है सर? ये कोयम्बटूर में। ओके चलो आगे बढ़ता है ना। 490 कि सर अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें सर, आईसीजे भाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे कहां पर है? ये हेडक्वार्टर कहां पे है इसके सर? हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड में, हेग नीदरलैंड, याद रखिएगा। ये यूएनओ की ही ब्रांच है, ऑर्गन है, यूएनओ का एक ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन 1945 में हुआ था और इसके अंदर 6 अंग हैं, उन्हीं 6 अंग में से एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पता होगा ना आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हेग बेटा नीदरलैंड में, स्विट्जरलैंड में नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सर आईसीजे की अगर हम बात करें तो आईसीजे में सर एक तो प्रेसिडेंट होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। उसका टेन्योर कितना, कितने साल के लिए होता है? मतलब आईसीजे में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। तो इस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का समय कितना होता है? तो याद रखिएगा सर इट इज 3 इयर्स, ये 3 साल होता है। मतलब 3 साल के लिए हर साल, हर तीसरे साल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बदले जाते हैं। वहीं हाँ, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की संख्या भले ही 15 है, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या भले ही 15 है और वो 9 साल के लिए होते हैं, याद रखना। हाँ, न्यायाधीश जो होते हैं वो 9 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात सर वो होगा 3 साल के लिए। कितने साल? 3 साल। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 491 सर, भारत का सबसे ऊंचा बांध जल्दी बताएं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? अच्छा क्वेश्चन था ये 490 वाला, जबरदस्त। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि सर आईसीजे के हेडक्वार्टर कहां पे है। दूसरा ये पूछ सकता है कि कितने न्यायाधीश हैं। तीसरा ये भी पूछ सकता है कि न्यायाधीश कितने साल के लिए बनते हैं। क्वेश्चन लगातार बन सकते हैं, एक क्वेश्चन नहीं था, 4 क्वेश्चन थे भाई। भारत का सबसे ऊंचा बांध जल्दी बताएं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सर किसको नहीं पता? भागीरथी भाई, टिहरी बांध, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इससे ऊंचा बांध पूरे भारत में कोई सा नहीं है। और एक चीज अच्छी है कि आपको यह भी पता चल गया कि टिहरी बांध कहां पे है, उत्तराखंड में। और दूसरी चीज आपको यह पता चली है किस नदी के ऊपर है, भागीरथी नदी के ऊपर है। ओके, तो मतलब एक क्वेश्चन नहीं है ये 3 क्वेश्चन है, आंसर में ही 3 क्वेश्चन है 491। ओके, हीराकुंड बांध सर ये भी पता चल गया सर उड़ीसा में है, और किस नदी के ऊपर है सर? महानदी के ऊपर है। ऐसे तीसरा क्वेश्चन सर कल्लनई बांध तमिलनाडु, तमिलनाडु, कल्लनई बांध भारत का सबसे पुराना बांध माना जाता है। तो मतलब ये क्वेश्चन, इसका आंसर की बात करें तो आंसर तो ए है, लेकिन एक्चुअली में आपको एक आंसर नहीं मिला, यहां पे आपको काफी सारी चीजें बांधों के बारे में देखने को मिल गई। आंसर ए है इसका ना। अब आंसर ए है ना 492 सर, दुनिया का विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, ये आंसर दें। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए फटाफट। सर जम्मू, सियाचिन, पिंडारी या फिर मिलाम, जल्दी बताएं फटाफट। सर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, जल्दी आंसर दें। हाँ भाई, सियाचिन, जम्मू, हाँ भाई क्या बात है, इस वैसे मैंने बताया था क्लास में ना।
सियाचिन ग्लेशियर, हाँ वेरी गुड, सभी सही आंसर दे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये सर, इसका जो सही आंसर है ना सर, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सियाचिन ही है, याद रखना। 78 किलोमीटर लॉन्ग है, ओके, सबसे लंबा ग्लेशियर है। और एक चीज है सर, नुब्रा वैली में पड़ता है। किस वैली में पड़ता है? नुब्रा वैली। पूछ सकता है किस घाटी में है ये सर? नुब्रा घाटी में है, ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, और हमने कल पढ़ा था ना क्या, एलिफेंटा की गुफाएं। तो देख रहे हैं एक क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 493 सर, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? सर गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? जल्दी बताएं। क्या बात है भाई, गर्वित आपको इलाहाबाद का जो जिला याद आ रहा है, वो है भी खैर याद करने वाली चीज। हाँ भाई, आप तो प्रमोशन कर रहे हैं यादव, आपका नाम कैसे नहीं लेंगे हम। चलो जल्दी बताएं, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? वेरी गुड सर, अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में, ठीक है, औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में। सभी सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। आदेश कुमार, प्रमोशन यादव, डिफेंस वॉरियर शिवम, बिट्टू जाट, आदेश, सभी लोग आंसर बढ़िया दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 494 सर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब सीधे सीधे पूछा है ओपेक। आप जानते हैं ना ओपेक एक संस्थान है, ओपेक। अभी ओपेक के मुख्यालय कहाँ है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आपका आंसर कि सर जो ओपेक है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब इस ये जो संगठन है ना, इसमें वो सारे देश हैं जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर भेजते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश हैं? 13, 14, 15, 16। वर्तमान के हिसाब से बताइएगा, पहले के हिसाब से मत बताइएगा। अच्छा, इसके मुख्यालय कहां पर है ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि ओपेक का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये आप तय करेंगे कब हुआ था, कब इसका निर्माण हुआ था, और सर इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, यू हैव टू डिसाइड। मैं बता सकता हूं बट मैं क्यों बताऊं, कुछ चीजें आपको भी बतानी पड़ेंगी। यार ये आप लोग पहले कमेंट कर देते हो हैं गूगल से करके। हाँ चलो, ओपेक में कितने मेंबर्स हैं हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में इसमें 13 सदस्य हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड, वियना है इसके हेडक्वार्टर, सही बात बताई आपने। चलो 494 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है ना। 495 सर, सार्क भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सार्क भी एक संगठन है, सार्क भी एक संगठन है जिसके हेडक्वार्टर कहां पे है सर? हेडक्वार्टर है सर आप इसके सार्क के कहां? काठमांडू। तो अगर मैं सार्क की बात करूं तो इनमें से कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है सर? नेपाल नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, फिर म्यांमार नहीं है। जल्दी आंसर दो, ये मैं आपसे ही चाहूंगा। 495 का आंसर की आप ही दें। अच्छा, ओपेक पे आपको घिसा था गर्वित, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घिस के ही तो आप क्या बनेंगे, डायमंड बनेंगे। इट इज डैम श्योर कि आपका अधिकारी बनना तय है। वो नहीं घिसता तो आप पढ़ते थोड़ी ना। चलो जल्दी आंसर दें। देखो सीधा सीधा सिंपल है, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन देन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन, ओके। कि अगर आप जलना मतलब चमकना चाहते हैं ना सूरज की तरह, तो आपको जलना पड़ेगा। सही कहा एपीजे अब्दुल कलाम ने, एग्जैक्टली, ओके। तो भाई सीधा सीधा है ये आप जितना मेहनत करेंगे आप उतने ज्यादा चमकेंगे। आपकी मेहनत का एक तिनका बेकार नहीं जाएगा। सिलेक्शन ना होना, ये तो सब छोटे छोटे रास्ते हैं, रास्ते में आए मतलब क्या है, रुकावटें हैं। ये आपके भविष्य को नहीं रोक सकते। बस शर्त है कि आप मेहनत करें, और वो भी लगातार करें। सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, लगातार मेहनत करें, देखना आपको मेहनत सक्सेस मिलेगी। अभी एक बच्चा, अभी अपनी एकेडमी का एक बच्चा, अभी ऐसा लड़का है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता चलेगा कि हाँ हार्ड वर्क क्या होता है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, पता है जब पहली बार एयरफोर्स के एग्जाम देने गया था ना 2019 में, तो उसका सिस्टम खराब हो गया था। 20 मिनट मिलते हैं पेपर करने के लिए, लेकिन उसे 6 मिनट मिला, और फिर भी उसने 6 मिनट में पूरा पेपर कर डाला, पूरा पेपर कर डाला, सिलेक्शन भी हुआ। उसके बाद जब वो एयरफोर्स का जीडी देने जा रहा था तो जीडी नहीं हो पाया, जबकि सबसे अच्छा था, मे बी बाय हार्ड लक नहीं हुआ सिलेक्शन। अगली बार एनडीए के दोनों एग्जाम क्लियर कर डाले। लोग डिमोटिवेट होके बैठ जाते कि मैंने तो तैयारी करी थी, मेरा नहीं हुआ, बट उसने डिमोटिवेशन नहीं आया उसके अंदर। उसने एनडीए का 2 बार फॉर्म भरा, एनडीए दोनों बार अटेम्प्ट रिटर्न क्लियर किया, बट स्क्रीन आउट हो गया दोनों बार, हार्ड लक। उसके बाद देखो फिर उसने अगेन टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए ट्राई किया, और जब थर्ड टाइम इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, कोविड लग गया।
कोविड लग गया, सारा इंतजाम हो चुका है, आने जाने के लिए ट्रेन की बुकिंग हो चुकी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ही कैंसिल हो गया। अब जाए कहां से इंटरव्यू देने, इंटरव्यू ही नहीं दे पाया। सोच रहे हो? और फिर उसके बाद उसने 5th अटेम्प्ट में फिर से एयरफोर्स की तैयारी करी, और उस एयरफोर्स की तैयारी में उसकी ऑल इंडिया रैंक 31 आई। और देखो अभी इंडियन एयरफोर्स ने वैकेंसी कैंसिल कर दी, लेकिन हार नहीं मानी उसने। जहां बच्चे रुक गए थे कि उसका सिलेक्शन हो गया, सबका सिलेक्शन हो गया, सब खुश थे, वो कुछ और कर रहा था। उन 2 सालों में जहां लोग वेट कर रहे थे ना, उन 2 सालों में उसने सीडीएस और एफकेट के तैयारी करके उन 2 बड़े एग्जाम्स को भी निकाल डाला। तो ये होता हार्डवर्क, कंसिस्टेंट, लगातार लगा हुआ है। 5 बार फेलियर मिला, वो भी तब जब बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा है। इतनी बार सिलेक्शन ले लिया है, उसके बाद भी अभी भी उतना डिमोटिवेटेड है कि सर कुछ तो कर जाऊंगा। ऑल इंडिया रैंक 31, सोच रहे, 31वां नंबर, ऑल इंडिया रैंक 31। लेकिन इट इज डैम श्योर, आज नहीं तो कल, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा उस लड़के का, भविष्य में कौन बनेगा, लेकिन इट इज डैम श्योर कि कुछ अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि लगातार मेहनत करता है, कंसिस्टेंट लगा हुआ है, रुका हुआ नहीं है बिल्कुल भी। चलो आ जाओ इधर। 495 सार्क। सर इनमें से कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है? तो सार्क एक संगठन है, तो सर उसका मेंबर म्यांमार नहीं है। याद है ना आपको सार्क? ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सार्क। सार्क का ईयर और हेडक्वार्टर आप लोग पता कर लेंगे। बढ़े आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 496, सर नेक्स्ट है मड़ीखेड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताएं सर, मड़ीखेड़ा जो बांध है वो किस राज्य में स्थित है? अगर मैं 496 की बात करूं, ये एक बांध है मड़ीखेड़ा बांध, ये तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? क्या बात है यार, आप लोग तो नाम भी ले गए हैं। चलो आगे बढ़ गए। मड़ीखेड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? सर ये है मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड। 496 का सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 497, सर 497 है यमोशुक्रो। यमोशुक्रो किस देश की राजधानी है? थोड़ा पहली बार सुना होगा ना, नाम थोड़ा पहली बार सुना होगा सर, यमोशुक्रो। यमोशुक्रो किस देश की राजधानी है? सर मॉरिशना, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी या फिर आइवरी कोस्ट? जल्दी बताएं। यमोशुक्रो, यमोशुक्रो सर किस देश की राजधानी है? मुझे पता है आपने राजधानियां बहुत याद करी, लेकिन इसका बताओ। यमोशुक्रो पहली बार सुना होगा ना, लेके ही इसलिए आया था, ये क्वेश्चन रखा ही इसलिए है। यमोशुक्रो, यमोशुक्रो किस देश की राजधानी है? वैसे इतना ज्यादा डीप नहीं जाएगा, ओके, पेपर में डरो मत, नॉर्मल राजधानियां पूछता है। मतलब एशियन कंट्रीज की पूछ लेगा, बड़े बड़े देशों की पूछ लेगा, लेकिन यमोशुक्रो ना सर ये आपका आइवरी कोस्ट की राजधानी है। ठीक है, तो कमत मारो, आइवरी कोस्ट। ओके निशु बेटा गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ते हैं। गैबोन नहीं है। नेक्स्ट है, वेरी गुड, डी जिसने सही बताया था सही आंसर है। सर अगला है कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो कितने महीनों तक लागू रहता है? याद रखिएगा सर। 498 है सर कि सर जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, और किस आर्टिकल के थ्रू करते हैं? सर आर्टिकल 123। याद रखना 123, बस याद रखो कि सर राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी करते हैं, और सर वो किस आर्टिकल के थ्रू करते हैं? आर्टिकल 123 के थ्रू करते हैं। तो ये कितने महीनों तक लागू रह सकता है? बेसिकली इसका मैक्सिमम जो टाइम है ना, जो इसका मैक्सिमम टाइम है वो बेटा 6 मंथ एंड 6 वीक्स है। याद रखना, मतलब अधिकतम ये 6 महीने और 6 हफ्ते तक लागू रह सकता है। बेसिकली ज्यादा अगर हम बात करें तो नॉर्मली से कितने महीनों तक लागू रहता है? 6 महीने। याद रखेंगे कि एक बार राष्ट्रपति ने अध्यादेश लगा दिया ना तो वो 6 महीने तक लागू रह सकता है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, बहुत सारी चीजें बतानी है, वैसे आप 6 मंथ 6 वीक याद रखिएगा। देन सब 499, सब पंचमहल। पंचमहल किस शहर में स्थित है? जल्दी बताएं सर, ये स्मारक से भी क्वेश्चन आते हैं। जल्दी बताएं सर। पंचमहल, सर ये जो पंचमहल है ये किस शहर में स्थित है? सर ये हमारा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ओके, अकबर के समय पर ही बना पंचमहल, सर ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। 499 आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड सर। काबेलिया, काबेलिया एक मतलब क्या है? राज्य का नृत्य है। और सर काबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? काबेलिया। हाँ फतेहपुर सीकरी। क्या बात है भाई, आगे आ जाओ। 500वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 500 क्वेश्चन है ये हमारा 500वां। ठीक है,
मतलब ये कि 500 की अचीवमेंट हमारी हो चुकी है पूरी। तो 500 क्वेश्चन है ये। कालबेलिया सर ये किस राज्य का नृत्य है? देखो कल हमने लावनी किया था, छाऊ हम कर चुके हैं, कल हमने राउफ भी किया था, अब हम कालबेलिया। मतलब आप ये देख रहे हैं लोकल डांस तो खत्म, क्लासिकल डांस हम पढ़ ही चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ वेरी गुड सर, कालबेलिया जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? हाँ वेरी गुड जूते बेटा, ये सी का, राजस्थान का। मतलब ये जो कालबेलिया लोक नृत्य है ना, ये राजस्थान का है। एक आध क्वेश्चन मतलब लोकल डांस से आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं सर। 501 भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकना क्रिकेट स्टेडियम। मतलब सीधे सीधी बात ये कही है, अटल बिहारी इकना क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? सीधा सीधा पूछा है। स्टेडियम से क्वेश्चन आते हैं ना, तो सर ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो स्टेडियम है सर ये कहां पे है? 501 क्या बात है, सही बात है, एग्जैक्टली 100% उत्तर प्रदेश में है। ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अटल बिहारी इकना स्टेडियम जो है सर ये कहां पे है आपका? सर ये है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई ब्रिन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 502 सर ये पुष्कर झील कहां पर है? आई होप सो कि आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। सर पुष्कर झील कहां पे है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? चलिए आंसर दें। 402 पे पहुंच चुके हैं, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे ना। सर पुष्कर झील, पुष्कर झील कहां पर है? उड़ीसा बता रहे हैं। जल्दी आंसर था पुष्कर झील। बेटा पुष्कर झील ना हाँ राजस्थान हो गया ना, ठीक है। हाँ पुष्कर झील यहां पे भी राजस्थान ही है, यहां पर भी राजस्थान है। सब पुष्कर झील भी कहां पर है? राजस्थान में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब 503 नाटी, नामगेन और करियाल। सर ये तीनों डांस फॉर्म हैं, और सर ये नाटी, नामगेन और करियाल ये वो कालबेली था ना, ये करियाल है। अगर हम बात करें इन तीनों की तो ये तीनों लोक डांस हैं। सर ये ट्रेडिशनल डांस है, ये किस राज्य के हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। तो सर ये है आपके हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड। तो सर 503 का जो सही आंसर है इट इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा सर, नाटी, नामगेन और करियाल ये तीनों ना हिमाचल प्रदेश के लोक डांस हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 504 सर थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? देखो स्पोर्ट्स भी आ गया। मैं ना कोई क्वेश्चन ऐसा ले ही नहीं रहा कि जो मतलब आउट ऑफ द सिलेबस जाए, बाउंड्री जाए। हाँ अगर कोई क्वेश्चन लिया जा रहा है तो बस वो आपको मतलब टेम्परामेंट को दिखाने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने कभी सुने भी ना होंगे, बस इसलिए मैं ले रहा हूं उन क्वेश्चनों को। बाकी का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं जैसे मैं बता रहा हूं। हाँ सर थॉमस कप किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। वेरी गुड, सही बात बताई इन्होंने कि सर ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और जो बैडमिंटन से रिलेटेड है तो मुझे ये भी बता दो, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो बेसिकली बैडमिंटन से रिलेटेड डिसीजन लेता है, सर ये इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? जल्दी बताओ फटाफट। सर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? जल्दी बताएं। डी, तरुण श्रीवास्तव डी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। नहीं बेटा, इसका सही आंसर कुआलालंपुर। वेरी गुड सर। ये जो आपके हेडक्वार्टर है ना बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, सर इसके हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है कुआलालंपुर, याद रखिएगा ना। तो थोड़ा सा अभी यही तो सारी चीजें हैं जो कर लेंगे, देन आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट है सर 506 सर ढोल, तालगाड़ी और तोनियाचो। सर ये तीनों के तीनों मतलब क्या है? ढोल, तालगड़ी और टोनीचो। हाँ थोड़ा टोनीचो है ना। ये जो आपके खेल रही है ये नृत्य है, ठीक है। किस राज्य के लोक नृत्य है? कि अगर हम तीनों की बात करें, अच्छा खेल ये अलग से है कि ढोल, तालगाड़ी और टोनीचो ये जो तीनों आपके नृत्य हैं ये किस राज्य से मतलब संबंधित है? जल्दी बता फटाफट। देखो आपने मतलब लोकल डांस सारे कर लिए ना, लोकल डांस सारे कर लिए। अभी हमने हिमाचल प्रदेश के देखे 3, ठीक है, इससे पहले भी हमने देख चुके हैं। अब जल्दी बताओ ढोल, तालगाड़ी और टोनीचो ये जो तीनों लोक डांस है ये कहां के हैं? पहली बार सुन रहे हो क्या? हाँ तो मुझे पता है पहली बार सुन रहे होगे, तभी तो बता रहा हूं। सर ये गोवा के हैं। कहां के हैं? गोवा। और यक्षगान हमने पढ़े थे कल, कर्नाटक के। और बिहू हम पढ़ चुके हैं। सब बिहू कहां का है? असम का। तो और बिहार के भी हमने लोक डांस किए थे। तो देख रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए सारे लोक डांस कवर हो रहा है। और वही तुम अलग अलग करते ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता कि एक लिस्ट बनाते उसमें सारों को लिखते फिर उन्हें रट्टा लगाते, फिर नहीं होता तुमसे।
चलो अगला क्वेश्चन है 507, एनडीए में भी आ चुका है कि सर ये नसीम अल बहर, सर ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है? सर इंडिया तो है, इंडिया तो है, दूसरा देश बताओ सर, दूसरा देश कौन सा है? सर ओमान, याद रखना इंडिया और ओमान के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है ये नसीम अल बहर। आ चुका है, ये एनडीए के एग्जाम में भी आ चुका है और क्वेश्चन आते हैं। वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया। नाउ सर 4508, सर ये जो चांडिल बांध है, चांडिल बांध, सर ये किस नदी में है? जल्दी बताएं, सॉरी किस राज्य में है? सर ये जो चांडिल बांध है, जो चांडिल बांध है ये किस राज्य में बना है? बहुत कम लोग हमें देख रहे हैं। स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया था आप लोगों ने, लेकिन वही है ना कि लास्ट तक आते आते ना सब रुक जाते हैं। शुरुआत सब करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें पता है हमारे देश में सिलेक्शन क्यों है? क्योंकि बेसिकली शुरुआत में सब ये सोचते हैं कि अच्छा करेंगे, सबको लगता है कि बस मतलब महीना भर रह गया, 1 महीना रह गया, एग्जाम को उड़ा डालेंगे, अच्छे से करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन 10-15 दिन बाद ना लोगों को, बच्चों को क्या होता है, दे स्टार्टेड शोइंग कलर्स। फिर वो कलर शो करना शुरू करते हैं, वो रंग दिखाने शुरू करते हैं, वो फिर से अपनी उन्हीं हरकतों पर आ जाते हैं जो पहले थी और भूल जाते हैं कि उन्होंने तैयारी शुरू क्यों की थी। जिस समय कोई बच्चा रेगुलर पढ़ना शुरू कर देगा ना, आई कैन गारंटी कि आप 6 महीने लगातार पढ़ो, आप चाहे बिल्कुल बेस से उठ के आओ, आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, आपके बेशक नंबर कम है, आपने 9, 10, 11, 12 0 नंबर मतलब बस पास हो के आ रखे हो, कुछ नहीं किया, आई गारंटी कि तुम अभी भी पढ़ोगे ना तो अभी भी जॉब ले लोगे। कितने बच्चे नहीं देखे मैंने ऐसे, लेकिन लगातार किससे पढ़ा जाता है। कितने पेरेंट्स आते हैं कि सर मेरे बेटे ना इसकी मतलब ब्रेन बहुत शार्प है, बस ये पढ़ता नहीं है। उन्हें कैसे समझाऊं, सारी प्रॉब्लम तो यही है, ब्रेन तो सबका शार्प है, एवरीबडी इज जीनियस, जीनियस तो सब होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि दे डू नॉट वांट टू मेक एनी एफर्ट्स। यार एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, लगातार कौन पढ़े। सर चांडिल बांध, सर चांडिल बांध कहां पर है? सर ये झारखंड में, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी के ऊपर है और कहां पे है? झारखंड। आगे बढ़ते हैं सर 509, सर नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, सर नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे भारत के किस राज्य में है? सर ये मेघालय में, याद रखिएगा। सर नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान आता है, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सर ये कहां पे है? सर ये आपका मेघालय में है। और लास्ट क्वेश्चन, सर इस किताब के लेखक कौन है? विसर्जन। देखो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, एक्चुअली विसर्जन के जो आपके लेखक हैं वो राजू शर्मा है, लेकिन यहां पे विसर्जन होता ना, विसर्जन, तो हम थोड़ा सा कह सकते थे मतलब हाँ, तो यहां पे थोड़ा सा नाम आ सकता था किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, वैसे तो इसके जो राइटर है विसर्जन के, सर वो राजू शर्मा है, ठीक है। चलो हाँ, वो बायोस्फीयर भी है और बेटा वो भी है, क्या मतलब क्या है? नेशनल पार्क भी है। मेघालय ही तो लिखा है, दैट्स इट, ठीक है। चलो आज के लिए यही खत्म करते हैं 510 तक। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कोई भी अगर डाउट होता है इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उस पर कमेंट करें, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, है ना। दूसरा ये कि कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी चीज से भी रिलेटेड तो कटार डिफेंस एकेडमी आपके साथ खड़ी, आप तुरंत कॉल करें, आप एकेडमी विजिट भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से रखो, बस मैं यही कहूंगा। और थोड़ा सा रेगुलर बने रहो। जो भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं प्लीज प्लीज ट्राई टू बी रेगुलर। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ज्यादा व्यूज आएंगे, उससे हमें कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं अगर आप लोग ज्यादा देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा? नहीं, ये सिर्फ आपके लिए है कि अगर हम लोग यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं और तुम लोग अगर लगातार देख रहे हो तो इस बात का मतलब थोड़ा संभावना रह जाती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप ये सोचो कि 3-4 घंटे आप यहाँ यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, देन आफ्टर दैट 3 घंटे आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो 5-6 घंटे पढ़ने के बाद अगर घर पे आप 3-4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो मतलब 9-10 घंटा हो गया। 9-10 घंटे अगर आपने 1 महीना भी पढ़ा ना तो मतलब वो 1 महीने का पढ़ना आपके 4 महीने के पढ़ने के बराबर हो गया, 4 महीने के पढ़ने के बराबर है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।